Welcome students to another lecture of history from Brain Aspire। तो आज हम देखेंगे ब्रिटिश यूनिफिकेशन। तो ब्रिटिश यूनिफिकेशन ना बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस था, ज़्यादा वार, ज़्यादा रेवोल्यूशन वगैरह नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था, ब्रिटिश आइल्स जो है ना, वहाँ पे मेनली 4 एथनिक आइडेंटिटीज़ थे उस टाइम पे, अभी भी है मगर उस टाइम पे प्रोमिनेंटली थे। क्या क्या, एक मिनट, क्या क्या, इंग्लिश, जो इंग्लिश लोग थे वो, वेल्स, स्कॉट और सिंगल टी होता है, सॉरी, स्कॉट और आयरिश। ये मेन 4 एथनिक आइडेंटिटीज़ थे। अब जब 18th सेंचुरी से पहले 1688 में, ठीक है, 1688 में ना एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। क्या इवेंट हुआ था? जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उस टाइम पे, उस इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की को 1688 में हरा दिया था और मोनार्की से पावर छीन के 1688 में उन लोगों ने एक इंग्लिश नेशन बनाया विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर। ठीक है, एज इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, एज ए नेशन स्टेट। तो मोनार्की को हरा के इंग्लैंड ने सबसे पहले, इंग्लिश लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले एक नेशन बनाया ब्रिटिश आइल्स में, सिर्फ इंग्लिश में। तभी तो वेल्स, स्कॉट, आयरिश सब अलग अलग थे, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश ने एक इंग्लिश नेशन बनाया इंग्लिश पार्लियामेंट की हेल्प के साथ 1688 में। 1688 में ये हुआ। 1688 के बाद आया एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में क्या हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके वजह से स्कॉटलैंड इंग्लैंड के अंदर चला आया, इंग्लैंड के कंट्रोल में चला आया। तो अब स्कॉटलैंड का कोई अलग आइडेंटिटी नहीं रहा, स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड का पार्ट बन गया उस टाइम में। उसके बाद जब ये हुआ, जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गया, तभी जाके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्कॉटलैंड का डिस्टिंक्टिव कल्चर होते थे, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनको सबको बंद कर दिया गया, क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लिश डोमिनेट करना शुरू किया स्कॉटलैंड के लोगों को। अब धीरे धीरे जो कैथोलिक क्लैंस थे ना, जो स्कॉटलैंड हाईलैंड्स नाम का एक जगह था, वहाँ पे कुछ कैथोलिक लोग रहते थे। अब उनके जो पर्टिकुलर डिमांड्स थे, उनको सप्रेस किया गया, रिप्रेस किया गया। मेन बात यही था कि जो उनका जो स्कॉटलैंड में उनका जो मेन लैंग्वेज था, उनका लोकल लैंग्वेज, गेलिक लैंग्वेज, वो बोलने से भी उनको मना कर दिया, उनको बंद कर दिया गया। इनफैक्ट उनके जो नेशनल ड्रेस थे वो पहनने से भी उनको मना कर दिया। उनके जो ट्रेडिशनल जो भी सिस्टम था, सब कुछ बंद करने के लिए उनको फोर्स किया गया। तो इसका मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न यही था कि इंग्लैंड चाहता था कि किसी भी तरीके से इंग्लिश आइडेंटिटी को प्रमोट करना है पूरे स्कॉटलैंड में, ताकि धीरे धीरे लोग और भी कंट्रोल में आ जाए इंग्लैंड के। अब स्कॉटलैंड ने तो ये मान लिया, मगर आयरिश जो लोग थे उन लोगों ने माना नहीं। इसी की वजह से आयरलैंड में शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। अब आयरलैंड में ना 2 तरीके के लोग थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट दोनों ही क्रिश्चियन है, मगर क्रिश्चियनिटी में 2 डिवीज़न होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है आयरलैंड में। अब आयरलैंड में क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट्स जो थे ना, वो चाहते थे कि इंग्लैंड का पार्ट बन जाए आयरलैंड, और प्रोटेस्टेंट्स को इंग्लैंड सपोर्ट करता था। तो इसी
के चलते क्या हुआ कि अगर आयरलैंड को तुम ऐसे समझ लो, तो ये अगर ऐसे समझ लो, तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो था ना वो एक अलग कंट्री से आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, मगर जो सदर्न आयरलैंड है वो पार्ट बन गया ब्रिटिश नेशन का। अब एक रिवॉल्ट हुआ था, वुल्फ टोन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक रिवॉल्ट किया था 1798 में, ठीक है। उनका जो ग्रुप था यूनाइटेड आयरिशमैन, उनको लेके, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। Okay, that was not successful, and because of that, finally the Ireland also, the Southern Ireland came to be a part of the British nation, और Northern Ireland अलग हो गया, आयरलैंड देश बन गया अलग से। अभी जो इन प्रेजेंट आयरलैंड देश है वो नॉर्दर्न आयरलैंड बेसिकली है। तो अब धीरे धीरे जब ये तीनों एक साथ आ गए, जब स्कॉटलैंड भी आ गया, आयरलैंड भी आ गया, और इंग्लैंड तो था ही, इसी के बीच एक और देश भी इंग्लैंड का पार्ट बन गया था जो था वेल्स, जिसके बारे में बुक में नहीं लिखा है तुम लोगों का, मगर वेल्स भी बन गया था। तो बेसिकली अगर जब हम बोलते हैं इंग्लैंड तो नहीं बोलते हैं, जब हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसके अंदर 4 देश आता है। एक तो इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, और आयरलैंड भी आता है। चारों को मिलके बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसका नाम है, ठीक है। अब ब्रिटिश आइडेंटिटी को कैसे प्रमोट किया गया बाकी जगहों पर, क्योंकि स्कॉटलैंड में लोगों का अलग आइडेंटिटी था, अलग कल्चर था, अलग ट्रेडिशंस थे, वैसे आयरलैंड पे भी लोगों का अलग कल्चर था, अलग ट्रेडिशंस थे, अलग सिस्टम्स, अलग रिचुअल्स थे, वैसे ही वेल्स में भी था। तो सभी के अंदर एक ब्रिटिश आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या क्या किया गया। एक तो यूनियन जैक जो है ब्रिटेन का ऑफिशियल फ्लैग है ना, कंट्री का फ्लैग यूनियन जैक। नेशनल एंथेम, ठीक है, नेशनल एंथेम का नाम है गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है, ये है नेशनल एंथेम। और फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज जो था ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इनके थ्रू एक ब्रिटिश आइडेंटिटी धीरे धीरे ब्रिटिश नेशन में बनाया गया। तो ये था हम लोगों का ब्रिटिश यूनिफिकेशन। अब ये जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं ना कि एक यूनिफाइड इमेज, एक यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी बनाना है, ये बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। एक जो चीज़ का इस्तेमाल किया गया था वो था एलेगरी। एलेगरी का मतलब क्या होता है? एलेगरी का मतलब होता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। मतलब इसका अगर ऑफिशियल तुम लोग डेफिनेशन देखोगे बुक में तो लिखा है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, एन एलेगरिकल स्टोरी हैज़ 2 मीनिंग्स, वन लिटरल, वन सिम्बॉलिक। मतलब आज अगर मैं घृणा या फिर लोभ या फिर गुस्से को एज अ पर्सन में एक इमेज ड्रॉ करके समझाऊँ ना, एक पर्सन का इमेज ड्रॉ करके गुस्सा समझाऊँ, तो वो होता है एलेगरी, राइट। तो ऐसे ही नेशन तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक नेशनलिज्म एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो मैं बार बार बता रहा था शुरू से ही कि नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी। तो इस आइडियोलॉजी को एक आकार देने के लिए, इमेजिनरी आकार देने के लिए हमने एलेगरीज़ का इस्तेमाल किया। क्या एलेगरी इस्तेमाल किया? एक एलेगरी जो फ्रांस नेशन को इमेजिन किया गया था एज अ फीमेल फिगर जिसका नाम था मैरियान, ठीक है, जिनका नाम था मैरियान। दिस इज़ द फीमेल फिगर दैट इज़ इमेजिन्ड एज फ्रांस, ठीक है। और जर्मनी को इमेजिन किया गया था एज जर्मेनिया, ठीक है। इन दोनों का ये देखना, तुम लोगों को जर्मेनिया का इमेज बुक में दिखेगा एनसीईआरटी में, ठीक है, ओके। तो अब इसके साथ साथ और एक चीज़ तुम लोगों को जानना है
कि कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए गए। सिंबल्स, क्या क्या सिंबल्स? एक था ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है बीइंग फ्री। चेन्स तोड़ के स्लेव भाग गया, ऐसे याद रख सकते, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। बीइंग फ्री। अच्छा, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ठीक है, इसका भी इमेज तुम लोगों को दिखेगा बुक में। इसका मतलब है जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब होता है हीरोइज्म। ओके। एंड रेडीनेस टू फाइट समझाता है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड से तो ये बहुत आसानी से याद रहेगा, फाइट, रेडीनेस टू फाइट। और ऑलिव ब्रांच, अगर स्वॉर्ड के अराउंड ऑलिव ब्रांच हो तो उससे समझाता है कि पीस, विलिंगनेस टू मेक पीस। अब ये तो यहाँ पे भी जगह है ना, हाँ यहाँ पे भी जगह है, हाँ। तो ऑलिव ब्रांच, ये अगर सुना है इडियम, एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच। एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच का मतलब ही होता है पीस। तो स्वॉर्ड के अराउंड ऑलिव ब्रांच अगर है, उसका मतलब होता है कि ये सिंबल ऑफ पीस है। अच्छा, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ठीक है, ये था फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। ये जब रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था ना, 1848 वाज द ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस। वहाँ पे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनका जो फ्लैग था, ठीक है, वो था ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का, जिसको जर्मन स्टेट के जो ड्यूक्स थे उन लोगों ने बैन भी किया था। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये ट्राई कलर याद रखना, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ठीक है। एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन। रेज ऑफ द राइजिंग सन का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। जैसे सुबह जब सूरज का सूरज, सनरेज जब आते हैं सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द डॉन, तो वो क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है द स्टार्ट ऑफ अनदर न्यू डे, राइट। तो वैसे ही रेज ऑफ द राइजिंग सन का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, राइट। अच्छा, पब्लिक आर्ट। पब्लिक आर्ट को भी बहुत इस्तेमाल किया गया था। स्टैम्प्स, स्टैचू, जैसे जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी था ना, वैसे ही स्टैम्प्स में भी ऐसे बहुत सारे इमेजेस प्रिंट किए जाते थे टू इंस्टिल द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग पीपल। और पेंटिंग्स तो ऑब्वियसली थे। जैसे हमारे इंडिया में जब नेशनलिज्म आया, तब नेशनलिज्म को बहुत हेल्प किया था इमेजेस, पेंटिंग, जैसे द इमेज ऑफ भारत माता, द इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम मतलब इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो इस चैप्टर में भारत माता का एग्जाम्पल मत लिखना, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। भारत माता, इट वाज ड्रॉन बाय अवनींद्र नाथ टैगोर, दिस एन, ओके, अवनींद्र नाथ टैगोर, जो भी हो। तो हाँ, तो अपनी तरह का भारत माता एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का, कि हाउ इमेजेस एंड पेंटिंग्स कैन बी यूज्ड टू इंस्टिल द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा, इसके बाद बल्कन क्राइसिस आता है। बल्कन क्राइसिस और प्रॉक्सी वार्स, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसी से तुम लोगों का नेशनलिज्म इन यूरोप भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, सी यू सून।